क्योंकि उनकी गाड़ियां हमारी नजरों से ओझल थीं। कश्मीर रोड की आबादी का शुमार कराची के कदीम इलाकों में किया जाता है। किसी जमाने में इस पतली सी सड़क के किनारे पर बने हुए मकानात अपने जमाने के एतबार से जरूर मुनफरिद और यकता रहे होंगे, लेकिन बरसों के सर्द गर्म से गुजरने के बाद इनमें से बेशतर मकानात कोहना साली का शिकार होने लगे थे। तजदीद के मराहिल से गुजरने वाले मकानात इस सड़क पर दूर ही से पहचाने जा सकते थे। हम में से दो आदमी हाथी की मुश्तरका दीवार की दोनों सिरों से अंदर कूदकर इमारत की तरफ पेशकदमी करेंगे। तीसरा राइफल और दूरबीन के साथ इसी खिड़की में मौजूद रहेगा। अंदर जाने वाले ऑपरेटर्स पर एक दूसरे से राब्ता रखेंगे। अमल के मराहिल करीब आने के साथ साथ अव्वल खान की पेशा वराना जबिल्लत पूरी तरह बेदार होती जा रही थी। दोनों औरतें मुसल्ला होकर नीचे दीवार के करीब मौजूद होंगी ताकि जरूरत के वक्त हर जगह पहुंच सके। मेरी राय है कि हम 3 बजे तक वक्फे से रासलमैंडा की कमीनगाह का जायजा लेते रहें और ठीक 3 बजे अपनी कार्रवाई का आगाज करते हैं। इस वक्त तक हमारे हरीफ गहरी नींद सो चुके होंगे। इस बारे में तुम्हारी हर राय मुस्तनद है। वीरा की आवाज उभरी। इन जंगी चालों के मामले में हम सब ही कोरे हैं। हाँ, सीधी साधी लड़ाई में दुश्मन को जेर करने के फन में ताक हैं। हम खिड़की से हटके दोनों औरतें चारपाई पर बैठ गईं। हमने फर्श पर फसकड़ा मार दिया। अव्वल खान खिड़की की ओर से गहरी नजरों से अपने टारगेट का मुआयना कर रहा था। अव्वल खान ने दुश्मन पर वार करने का जो मंजरनामा बयान किया था वो बहुत वाज़ेह था। इसमें किरदारों के रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं थी। सुल्तान शाह ओपी या ऑब्जर्वेशन पोस्ट के लिए मुनासिब तरीन आदमी था। मुझे और अव्वल खान को पेशकदमी करके दुश्मन पर कारी जर्ब लगानी थी। अगर सब कुछ हमारी तवक्कात के ऐन मुताबिक होता चला जाता तो वो किस्सा चंद ही मिनट में रासलमैंडा की छत के नीचे निबट जाता। खजाला को अंधेरे में सुल्तान शाह को चाय देते हुए खासी खिफत का सामना करना पड़ा। रोशन फ्लैट में बैठकर तैयारियां करते हुए तारीकी के मसाइल का इतराक ही नहीं कर सकी थी और पूरी बास्केट भर लाई थी। वहां एहतमाम, तकल्लुफ और तरजीहात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिजा में गरम गरम चाय की खुशबूदार बू महकी तो एक एक करके सभी सुल्तान शाह के शरीक हो गए। ताजा हवा की आमदोरफ्त के लिए इस कमरे की खिड़कियां खुली हुई थीं। हवा के दोष पर आवाजों के सफर के ख्याल से हम ही धीमी धीमी आवाजों में हस्बे तौफीक इजहार ख्याल कर रहे थे और किस्मत से मुयस्सर आ जाने वाली इस बेसरोसामा रात को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस मंजिल पर 3 बाथरूम हैं। सुल्तान शाह ने सबको मुतल्ला करना जरूरी समझा। मकान का इंतहाई सिरे वाला बाथरूम बहुत बेहतर और महफूज है। दरवाजा बंद करने के बाद बत्ती चला ली जाए तो इस तरफ पता भी नहीं चलता। हम सब बारी बारी दूरबीन से पड़ोस की इमारत का जायजा लेते रहे, लेकिन 12 बजे तक वहां कोई तब्दीली रूनमा नहीं हुई। रोशनियों से लेकर सन्नाटे तक हर चीज ज्यों की त्यों थी। अव्वल खान ने अगले मुशाहिदे के लिए उठते ही इतला दी कि दोनों कमरों की रोशनियां गुल कर दी गई थी, मगर अहाते में बदस्तूर रोशनी फैली हुई थी। ये अच्छी बात थी कि इन लोगों ने 12 बजे से सोने की कोशिश का आगाज कर दिया था। 3 बजे तक इन पर इतनी गहरी नींद का गलबा हो जाता कि वो उठाए भी ना उठते। मैं खिड़की से बराबर के मकान पर सरसरी नजर डालता हुआ उठा और मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल दिया। मुझे सिगरेट की तलब शिद्दत से सता रही थी। ये शौक इस कमरे में रहते हुए पूरा नहीं किया जा सकता था। सुल्तान शाह के बताए हुए कमरे और बाथरूम तक पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। वो वाकई एक महफूज जगह थी। मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद करके सिगरेट सुलगाई, लाइटर की रोशनी में स्विच बोर्ड का तयन किया और फिर एक बल्ब भी रोशन कर दिया। चाय नोशी के तवील वक्फे के बाद सिगरेट का पहला कश ही मजा दे गया था। इस वक्त हम जिस मुहिम पर आए हुए थे बज़ाहिर वो बहुत आसान नजर आ रही थी, लेकिन मेरे ज़हन पर इसका शदीद दबाव था। इस दबाव की वजह से महज आधी सिगरेट फूंकने के बाद मेरी तलब पूरी होगी। मैंने बकिया सिगरेट कमोड में फेंक कर बल्ब बंद कर दिया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वापसी पर मैंने दूसरों को बिस्किट खाने में मशगूल देखा तो मुझे याद आया कि उजलत और जोश में हम में से किसी को रात का खाना याद नहीं आया था। रात लंबी थी और इस वक्त वही कुछ मुयस्सर था जो गजाला अपनी बास्केट में भर लाई थी। मैंने भी अंधेरे में टटोल कर अपना हिस्सा ले लिया। गजाला बची हुई चाय को ठिकाने लगाने में मसरूफ थी। इस वक्त मैं चाय पीते हुए अव्वल खान से हथियारों की तकसीम के अहम मौजू पर तबादला ख्याल कर रहा था। औरतों समेत हम में से कोई भी अनाड़ी नहीं था। अव्वल खान क्लाशोंकोव की किस्म की 4 खुदकार राइफलें ऊपर ले आया था। लंबी रेंज की G3 राइफल पहले ही सुल्तान शाह के पास मौजूद थी। ख्याल यह था कि दूसरा असलहा वक्त आने पर बांट दिया जाएगा। अचानक चिट की आवाज के साथ वो कमरा तेज नीलगुण रोशनी में नुमाया हो गया। सबके दानों से बुखलाई हुई आवाजें निकली। रोशनी मादूम होगी, मगर मैं देख चुका था कि वीरा ने बेध्यानी में सिगरेट सुलगाने की कोशिश की थी। बंद करो ये बेहूदगी। रोशनी मादूम होने से लम्हा भर पहले मैं कुर्रा कर वीरा की तरफ चपटा। मेरा हाथ उसके हाथ से टकराता हुआ उसके मुंह पर पड़ा और लाइटर एक छनाके से नंगे फर्श पर गिर गया। मेरा रद्द-ए-अमल इस कदर इज़्तिरारी और तेज था कि दोबारा अंधेरा हो जाने के बावजूद मैं अपना हाथ नहीं रोक सका। ये क्या किया तुमने? सुल्तान शाह मुलामत अमेज लहजा में कह रहा था। इतनी रोशनी तो मीलों दूर तक देख ली गई होगी। सॉरी। अंधेरे में वीरा की भराई हुई आवाज उभरी। मैं तुम सबसे शर्मिंदा हूँ। बेख्याली में मुझसे एक संगीन हमाकत सरजद हुई है। डैनी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे बिल्कुल मुनासिब सजा दी है। वो थप्पड़ नहीं था,
मैं तेज सरगोशाना गुराट में बोला, मैं तुम्हारे हाथ से जलता हुआ लाइटर गिराना चाहता था। थोड़ी देर पहले मैं अंदर वाले बाथरूम में बंद होकर अपना यही शौक पूरा कर चुका हूँ। अंधेरे में तुम्हारा हाथ थप्पड़ बनकर मेरे मुंह पर पड़ा है, लेकिन इसमें तुम्हारा नहीं, मेरा अपना कसूर है। गड़बड़ होगी। उन्होंने हाथी की रोशनी अभी बुझा दी है। अब पूरा मकान अंधेरे में डूबा हुआ है। अव्वल खान की आवाज में इज़्तिराब नुमाया था। इस वक्त वो दीवार की ओट में दुबक कर खिड़की के एक सिरे से रासलमेंढा के घर की तरफ झांक रहा था। सबने इधर उधर दुबक कर चंद मिनट पहले रोशन नजर आने वाला अहाता तारीख पड़ा हुआ देखा था। मालूम होता है कि वो लोग सोए नहीं, जाग रहे हैं, और उन्होंने वीरा के लाइटर की रोशनी देख ली है। सुल्तान शाह ने कहा, यह बहुत बुरा हुआ। वीरा की आवाज से पशेमानी मुतरश्शे थी। रोशनी की वजह से इन्हें शुबा हो गया है तो अब बिना बनाया खेल भी कर सकता है। मैंने अपना पूरा पैकेट मसल डाला, लेकिन मैं गुजरे हुए लम्हों को किसी तरह वापस नहीं ला सकती। तुम इस तारीख हाथे में कड़ी नजर रखो। अव्वल खान ने सुल्तान शाह से कहा। फिर वो खिड़की छोड़कर हमारे दरमियान आ गया। जो होना था वो हो गया, अब इस पर पछताना बेसूद है। हमें वक्त गुजारने के बजाय इसी वक्त हल्ला बोल देना चाहिए। बदले हुए हालात में सुल्तान शाह को भी हमारे साथ चलना होगा। वो क्यों? ये सवाल वीरा ने किया था। क्या तुम तीनों ही इनके हाथे में कूदोगे? नहीं, बेखबरी में हमला होता तो मुकाबला इनके घर में होता। अब वो खतरा भांप कर होशियार हो चुके हैं। किसी भी आहट पर वो पिछली गली से फरार होने की कोशिश कर सकती। सुल्तान शाह को इस गली में जाना होगा। इसकी जगह निगरानी का काम तुम संभालोगी। इन्होंने सड़क का रुख किया तो गजाला इन्हें रोकेगी। हम पांचों को अपनी अपनी जगह मुस्तद रहना होगा। कुछ पता नहीं कि वो भड़के हुए भेड़िए किधर का रुख कर बैठे। अव्वल खान ने कहा, मेरी हमाकत की वजह से सुल्तान शाह की जगह तब्दील नहीं होगी। वो वहीं रहेगा जहां पहले उसकी जरूरत थी। पिछली गली को मैं संभालूंगी। अपनी हमाकत से खोले हुए नए महाज को संभालने की खिलाफ की जिम्मेदारी मेरी है। अपना काम मैं खुद सर अंजाम दूंगी। अचानक सुल्तान शाह खिड़की से हट आया और सरगोशियाना आवाज में बोला, हाथे में एक छोटा सा तारीख धब्बा हरकत कर रहा है। तुम लोग भी इसे देख लो। वो आदमी यकीनन नहीं है। अव्वल खान उसके हाथ से दूरबीन लेकर खिड़की की तरफ चला गया। बहुत एहतियात से उस तरफ का जायजा लेने के बाद वो लौट आया और पुरतशवीश आवाज में बोला, वो कुत्ता मालूम हो रहा है। इस घर में सिरे से कुत्ते का वजूद ही नहीं है। सुल्तान शाह ने इसरार किया, मैंने छत तक से जायजा लिया है। इनके यहाँ कुत्ता होता तो अब तक कई बार भौंक चुका होता। इस इमारत के चौकीदार ने यही बताया था कि पड़ोस में कुत्ता नहीं है। फिर अब वो कहां से आ सकता है? फिर वो कोई आदमी है जो चारों हाथ पैरों पर चलता हुआ अहाते की मुश्तरका दीवार की तरफ आ रहा है। अव्वल खान ने किसी फौरी ख्याल के तहत तेजी से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं दोनों लड़कियों को इनकी जगहों पर पहुंचा कर आता हूँ। मेरा ख्याल है कि खेल शुरू हो चुका है। खतरा भांपते ही वो हरकत में आ गए हैं। दूरबीन मेरे हाथ में थमाकर वो तेजी से बाहर निकलता चला गया। वीरा और गजाला ने अपनी खुदकार राइफलें और भरे हुए फाजिल मैगजीनों के साथ उसकी तकलीद की थी। अव्वल खान मुस्तकिल मिजाज और हौसलामंद होने के बावजूद हालात के इस काया पलट पर सख्त दिल बर्दाश्ता नजर आ रहा था। वीरा की मौजूदगी की वजह से उसने कोई तलख और तुरुश फिक्रा नहीं कहा था, लेकिन मैं उसकी दिली कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। इस वक्त वो एक ऐसा कमांडर था जिसके एक सिपाही की नादानिस्ता लफ्जी से पूरा सफीना गर्क होने का संगीन खतरा पैदा हो चुका था। इसके जाते ही मैं दूरबीन अपनी आंखों से लगाकर पड़ोस के तारीख अहाते का जायजा लेने का, लेकिन वहां हर तरफ गहरी और यकसा तारीखी का राज था। मुझे कोई मुतहरक धब्बा नजर नहीं आ सका। बात तो कुछ भी नहीं है, मैंने इश्तबाह आमेज लहजा में कहा। ऐसा तो नहीं कि बड़े हुए हैजान की वजह से तुम दोनों को नजर का धोखा हुआ? वो शख्स चारों हाथ पैरों पर वहां रंबा संबा नहीं नाच रहा था जो अब तक वहीं नजर आता। मेरे सवाल पर सुल्तान शाह चिढ़कर बोला, वो आते की दीवार तक आ रहा था और अब आ चुका होगा। एक वक्त में दो आदमियों को एक जैसा फरेबे नजर नहीं हो सकता। वीरा के बच्ची ने हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है। चंद ही सेकंड गुजरे थे कि फिजा के गहरे सकूत में चंद की एक तेज आवाज गूंज उठी, देखो ये हमारी किसी गाड़ी की छत पर कंकर गिरने की आवाज है। सुल्तान शाह ने हैजानी लहजे में कहा, वो जो कोई भी है दीवार के साए से कंकर उछालकर हमारी तरफ के रद्द अमल का अंदाजा लगाना चाह रहे हैं। तन की यह आवाज उसके शुबहात को तकवीयत दी कि इधर कोई धाती चीज मौजूद है। चंद सानियों बाद दोबारा टन की वही आवाज उभरी और सुल्तान शाह के शुबे की तस्दीक होगी। हमारा कोई हरीफ दोबारा इसी मकाम पर कंकर फेंक कर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अव्वल खान अंधेरे में पंजों के बल तकरीबन दौड़ता हुआ ऊपर आया और एक ऑपरेटर्स मुझे देकर बोला, दीवार के पीछे कोई आ चुका है और हमारे हाथे में कंक्रीट फेंक रहा है, हमें फौरन इधर उतरना होगा। ये कहकर वो तेजी से सुल्तान शाह की तरफ पलटा और बोला, हमारी तरफ से तुम फायर में पहल नहीं करोगे। तुम सिर्फ एक सूरत में पहला फायर कर सकते हो, जब तुम्हें पूरा यकीन हो कि रासलमेंढा ही तुम्हारे निशाने पर आया है। मुकाबला शुरू हो जाने के बाद तुम अपने फैसले खुद करोगे। वीरा पिछली गली में है, गजाला फाटक से लगी खड़ी है। इस लड़की ने लम्हा भर में सब कुछ चौपट कर दिया और रूहानसी आवाज में मुआफिया मांग मांग कर और गुस्सा दिला रही है। सुल्तान शाह को वहीं छोड़कर हम दोनों तेजी से नीचे उतरते चले गए। आते की दीवार से लगकर अव्वल खान ने मुझे फाटक वाले सिरे की तरफ जाने का इशारा किया और खुद दीवार से लगकर मुखालिफ समत दौड़ता चला गया। मैं कोने में पहुंचा तो चंद कदम दूर गजाला राइफल संभाले खड़ी थी। फी अमान अल्लाह, उसकी मुहूम सी आवाज मेरे कानों में आई और मैं दीवार की दराड़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश में मसरूफ हो गया। सब कुछ उजलत में हो रहा था। कबल अज वक्त कार्रवाई शुरू हो जाने की वजह से
हमें किसी को पूरी तरह तैयार होने का और अपने ठिकाने का जायजा लेने का मौका नहीं मिला था। ऊपर चढ़ने की नाकाम कोशिशों में मेरे कई नाखूनों के सिरे टूट गए। ये देखकर गजाला तेजी से मेरे करीब आई और उसने झुककर अपना बायां कंधा मेरी टांगों के सामने कर दिया। मैंने एक नजर उसके नर्मो नाजुक वजूद की तरफ देखा और मुझे उस पर टूट कर प्यार आने लगा। वक्त गुजर रहा था, मेरे पास कोई मुतबादल राह नहीं थी। मैंने दीवार का सहारा लेकर जूतों समेत अपना सारा बोझ उसके शानों पर मुंतकिल कर दिया। मेरे बोझ से उसका बदन लर्ज उठा, फिर वो अपनी पूरी कुव्वत मुजतमा करके कांपती हुई धीमे धीमे उठती चली गई। मुनासिब बुलंदी मुयस्सर आते ही मैंने उछलकर दीवार के किनारे पकड़ लिए और फिर किसी आबी जोंक की तरह दीवार से चिपक कर ऊपर जा पहुंचा। इसी वक्त मेरी निगाह उस हेवले पर पड़ी जो रास अलमैंडा के आते में किसी चीज पर चढ़कर दीवार से धड़ ऊपर की तरफ निकाले शायद हमारी गाड़ियों का जायजा ले रहा था। उसकी झलक देखता हुआ मैं अंदर घास के किते पर कूद गया और फिर मैंने दीवार के साथ साथ इस तरफ तोड़ना शुरू कर दिया जहां दुश्मन का एक आदमी मौजूद था। वो यकीनन वही आदमी था जो किसी कुत्ते की तरह अपने हाथों और पैरों पर चलकर दीवार तक पहुंचा था और फिर हमारे हाथे में वक्फे वक्फे से कंकर फेंकता रहा था। मैं इसे अपना पहला शिकार बनाने का फैसला कर चुका था। फिर मैं मुश्किल 10-12 गज ही दौड़ा था कि मुझे दीवार के पार झांकने वाले के करीब एक और साखत साया नजर आ गया। इसमें इससे ज्यादा तारीकी में भी पहचान सकता था। वो मुझसे पहले इस शिकार को देख चुका था और शायद खामोशी से उसके नीचे उतरने का इंतजार कर रहा था। इस वक्त तक जो कुछ भी होता रहा था मुकम्मल खामोशी से हुआ था। फिजा पर बदस्तूर ढलती रात का गहरा और ख्वाब आवर सकूत छाया हुआ था। अव्वल खान अपने शिकार को नीचे घसीट कर सकूत के इस तसलसल को तोड़ना नहीं चाहता था। वो पहले ही इरादा कर चुका था कि इस मुहिम में मुकम्मल खामोशी और राजदारी से काम लिया जाएगा। इसे जो कुछ देखना था वो उसने देख लिया था। वो दीवार के सहारे टिकी हुई किसी चीज पर से उछलकर अंधेरे में नीचे कूदा और इसी लम्हे अव्वल खान का एक बाजू फिजा में बुलंद होकर गायबी हथौड़े की तरह नीचे आया। मेरे कानों में धप की एक बहुत हल्की सी आवाज आई और दीवार से नीचे आने वाला अपने हल्क से कोई आवाज निकाले बगैर तेजी से जमीन पर ढेर होकर मेरी नजरों से ओझल हो गया। अव्वल खान को अपने इस वार पर इतना एतमाद था कि उसने वहां रुककर अपने शिकार का जायजा लेने की जरूरत भी नहीं समझी और दीवार के साथ साथ दौड़ता हुआ वापस हो लिया। वेल डन, मैंने दौड़ते दौड़ते ऑपरेटर्स पर कहा, तुम्हें पहला बेआवाज शिकार मुबारक हो। तुम इस वक्त कहाँ हो? अव्वल खान की हाँफती हुई आवाज आई। अंदर कूदने के बाद मैं भी इस पर लपका था मगर तुम पहले से इसका मुंतजिर थे। अब मैं भी वापस हो रहा हूँ। वो मकामी है इसलिए मैंने उसे सिर्फ बेहोश किया है। गौरों ने शायद इसे पड़ोस की सुनगुन लेने के लिए भेजा था। अब बराबर का मुकाबला है। हमारी तरह वो भी 2 रह गए हैं। मैंने दिल में सोचा कि इस वक्त अव्वल खान की आखिरी हदायत ने इस मकामी की जिंदगी बचा ली, वरना सुल्तान शाह ऐसी जुल्लाट में मुब्तला था कि दीवार से उसका सर उभरता देखकर फौरन ही गोली चला देता। हाल्ट! इस रात के सन्नाटे में पहली आवाज थी जो किसी भी तरफ से निकाली गई। लबो लहजा गैर मुल्की था मगर वो रास अलमैंडा की सर्द भारी और सपाट आवाज नहीं थी। उसने आवाज बदल ली हो तो यह अंदाजा गलत हो जाता था। आवाज अंधेरे में से आई थी। मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि ललकारा गया था। मैं दौड़ता ही रहा। अचानक पहला फायर हुआ। वो बड़े बोर के किसी हथियार का होलनाक धमाका था। फिजा लर्ज उठी। अंधेरे में फायर की चमक और फिर सुरमई धुएं से मैंने फायर करने वाले की पोजीशन देख ली। उसने फायर मेरी बजाय अव्वल खान की तरफ किया था। मैंने रुककर उस समत में एक हल्का सा ब्रस्ट फायर किया। फायरिंग के शोर में शीशे टूटने की बेशुमार आवाजें भी शामिल हो गईं, लेकिन मेरे हरीफ का बाल भी बीका नहीं हुआ। शायद उसने किसी पेशावर लड़ाका की तरह फायर करते ही अपनी पोजीशन बदली थी। फिर यके बाद दिगरे अहाते की मुतअद्दिद बत्तियां रोशन होती चली गईं। वो बहुत भयानक सूरत हाल थी। जब तक दोनों फरीक अंधेरे के बिना में थे वो तकदीर की अंधी लड़ाई थी, लेकिन अहाता रोशन होने के बाद हमारी पोजीशन मखदूश हो चुकी थी। वो अंधेरे में से हमें देख सकता था। हम उसे देखने से कासिर थे। रोशनी होगी, मैं डैश कर रहा हूँ। ऑपरेटर्स पर यह कहते हुए मैंने अपनी पूरी कुव्वत टांगों में समेटी और हाथी की दीवार से इमारत की तरफ दौड़ लगा दी। वो फासला खासा तवील था। मैं गोली से बाल बाल बचकर इमारत तक पहुंच चुका हूं और अंदर घुसने का रास्ता तलाश कर रहा हूं। अव्वल खान की तरफ से फौरन जवाब आ गया। हम दोनों के ऑपरेटर्स इब्तिदा ही से मुसलसल आन थे। मुझे मुख्तसर तरीन वक्त में तवील खुला फासला तय करना था। अंदर किसी के दौड़ते हुए कदमों की तेज थमक गूंजने लगी। पै दर पै कई गोलियां चली। मेरी समत महफूज थी। मैं आसानी से इमारत तक पहुंच गया और दीवार से अपनी पूंछ टिकाकर हाँफने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे फेफड़ों में मौजूद सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी हो। तेज तेज सांस लेने के बावजूद मेरा दम घुटा जा रहा था। शायद मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेज दौड़ नहीं लगाई थी। फिजा में अचानक एक ब्रस्ट चला। वो यकीनन अव्वल खान था। जवाब में 2 धमाके हुए। तुम खैरियत से हो? मैंने चढ़ते हुए सांसों के दरमियान बदिक्कत तमाम पूछा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इधर कहा था फिर तारीख हो गया और अंधाधुंध गोलियां आ रही हैं। अव्वल खान की आवाज से शदीद परेशानी जाहिर हो रही थी। मैं अंदर आने की कोशिश करता हूँ। मेरी तरफ अभी भी रोशनी है। वो शायद इधर से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। तुम किसी भी तरह अंदर घुसो और इन पर पीछे से फायर कर दो। इनका दबाव इसी तरह खत्म हो सकता है। परेशानी के आलम में भी उनका ज़हन पूरी तरह काम कर रहा था। मैं कोशिश करता हूँ तुम इन्हें इसी तरफ उलझाए रखो। ये कहकर मैंने दीवार से अलग हुए बगैर एक तरफ सरकना शुरू कर दिया।
इस वक्त फिजा एक और ब्रस्ट से लरज उठी। ब्रस्ट थमने से पहले 3 जवाबी गोलियां चली और फिर खामोशी छा गई। इसी दौरान में मैं एक बंद खिड़की तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था। मैंने अंदर से होने वाली किसी मुतवक्का जवाबी कार्रवाई से खुद को बचाते हुए खिड़की पर जोर डाला तो उसे हिलाने में भी कामयाब नहीं हो सका। खिड़की अंदर से बुलेट थी। खुशकिस्मती से बात यह थी कि खिड़की पर आईनी ग्रिल मौजूद नहीं थी। मैंने अपने लंबे मैगजीन का निचला हिस्सा मारकर खिड़की का शीशा चिकनाचूर कर दिया। शीशा टूटने का शोर काफी था, मगर टुकड़े अंदर गिरने की आवाज हल्की थी। शायद कमरे में फर्श पर कालीन बिछा हुआ था जिसने शोर को जज्ब कर लिया था। पिछली समत में एक मरतबा फिर 2 फायर हुए। मैंने टूटे हुए शीशे में से हाथ डालकर निचला बुलेट ऊपर सरकाया। खिड़की पर हाथ मारा तो वो अपनी जगह छोड़ चुकी थी। मैंने नीचे बैठकर वो पट बाहर खींच लिया। पोजीशन तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। अव्वल खान की मुस्तरबाना आवाज उभरी और मैंने आवाज फौरन ही इकट्ठा थी। फिजा में यके बाद दीगरे 2 फायर गूंजे। मैं नीचे आवाज में जवाब दिया, मैं एक खिड़की तोड़ चुका हूँ। यहाँ से मेरी आवाज अंदर सुनी जा सकती है। मैं किसी भी लम्हे अंदर कूद जाऊंगा। अंदर से हर बार एक ही हथियार इस्तेमाल हो रहा है। इनमें से एक जख्मी है, मर चुका है या फरार हो गया है। अब हमें सिर्फ एक भेड़िए को जेर करना है। मेरे लिए अव्वल खान का वो इशारा काफी था। वो हथियारों की गूंज को अलग अलग पहचानने के फन में ताक था। अगर अंदर एक ही आदमी था तो अव्वल खान के कदम उखाड़ने की कोशिशों में लगा हुआ था। मैं बेखौफी से खुली हुई खिड़की में से तारीक कमरे में कूद गया और कई सानियों तक हिले बगैर अपनी जगह पर बैठा रहा। कमरे को खाली पाकर मैंने अपनी जगह छोड़ दी। अव्वल खान से पैगाम रसानी इस मरले पर खतरनाक हो चुकी थी। कोई भी आवाज मेरे हरीफ को भड़का सकती थी। मैंने अपना ऑपरेटर्स बंद कर दिया और पंजों के बल आगे बढ़ने लगा। 2 तरफा फायरिंग का सकूत इस बार कुछ तवील होता हुआ महसूस हो रहा था कि एक जबरदस्त ब्रस्ट फायर हुआ। यूं महसूस हुआ जैसे अव्वल खान ने एक मरतबा अपना पूरा मैगजीन खाली कर डालने का फैसला कर लिया था। वो ब्रस्ट थमने भी न पाया था कि फिजा एक जबरदस्त धमाके से दहल उठी। मेरे कदमों के नीचे फर्श तक लर्ज उठा। वो किसी फायर का नहीं, हल्के बम का धमाका था। पूरी कोशिश के बावजूद अपने फरार की कोई राह न पाकर हमारे हरीफों ने चाय दस्ती बमों के इस्तेमाल का फैसला कर लिया था। मुझे इत्मीनान था कि वो धमाका अव्वल खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका होगा। वो इमारत की दीवार से चिपका हुआ था और इमारत की किसी भी बुनियाद में धमाका करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी होता। मैं गहरे अंधेरे में अपने गिरदोपेश की सुन लेता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी करता रहा। अचानक मुझे एक बगली राहदारी में कोई कवि हैकल साया सा लहराता हुआ महसूस हुआ और मेरे कदम वहीं गड़ कर रह गए। मैंने अंदर के खौफ आवर अंधेरे माहौल पर अपनी तवज्जो इस हद तक मरकूज की हुई थी कि कई मोड़ काटने के बाद मैं अपनी पेशरफ्त की समत भूल चुका था। सामने वाली खिड़की से अंदर घुसने तक मेरे दिमाग में यह ख्याल रासिक था कि मुझे सीधा चलकर मकान के पिछले हिस्से में पहुंचना है, जहां अव्वल खान मकान से बाहर मुश्किल सूरत हाल से 2-4 था। गुमान यह था कि इस वक्त इस मकान में एक हरीफ मौजूद था। अगर अंधेरे में मेरी आंखें ने धोखा नहीं खाया था और बगली राहदारी में वाकई कोई मौजूद था तो इसका मतलब था कि वही मकान के अकबी हिस्से तक रसाई का रास्ता था और मुझे पूरे होशमंदी से राहदारी में दाखिल होकर साए को तलाश करना चाहिए था। मैं दीवार से लगकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। पंजों के बल एहतियात से चल रहा था ताकि कोई हल्की सी आवाज तक पैदा ना हो। रास्ते में दाहिनी तरफ एक दरवाजा नजर आया तो मेरा दिल कनपट्टियों में धड़कने लगा। वो साया इस दरवाजे के पीछे भी मौजूद हो सकता था। मैंने फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाए और फिर वो तंग कमरा देख डाला। वह किसी मुतनफ़्फ़िस का वजूद नहीं था। बढ़ते बढ़ते मुझे इस राहदारी का आखिरी बंद सिरहन नजर आने लगा और मैं चकरा कर रह गया। पता नहीं मैं इस मकान की किन भूल भलियों में भटक रहा था। इस पुरस्कार साए का पता था, न ही दूसरा अकबी रास्ता था। इन उलझनों के बावजूद मैं बढ़ता ही रहा और फिर अचानक मेरे सामने आया कि सामने से वो राहदारी जरूर बंद थी, मगर आखिर में वो दाहिनी तरफ मुड़ गई थी। दाहिनी दीवार में मौजूद खला से जाहिर हो रहा था कि वो रास्ता 90 दर्जे के जाविये पर मुड़ते ही कुशादा हो गया था। मैं रुख बदलकर फुर्ती से उस रास्ते की दाहिनी दीवार से चिपक आया और बढ़ते बढ़ते उसके आखिरी सिरे तक जा पहुंचा। जो ही मैंने सिरे से सर आगे निकालकर उस हिस्से में झांका, फिजा गोलियों की एक नए ब्रश से लर्ज उठी। इस बार वो आवाजें बहुत करीब की थी और मेरे नथनों में बारूद की तेज बू भी आई थी। ब्रस्ट खत्म हो गया, मगर मेरी नजरें इसी रास्ते पर जमी रही। इसके इख्तिताम पर एक दरवाजा खुला हुआ था जिसमें से बारूदी धुआं उठ रहा था। तारीकी में दरवाजे के साथ एक दराज कामत और ग्रांडियल साया चिपका खड़ा था। इस इमारत में जारी महाज आराई का गढ़ वही मकाम था। मैंने अपनी राइफल को सीधा किया और सामने वाली दीवार पर एक हल्का सा ब्रस्ट मार कर धाड़ा। हथियार डाल दो, तुम एक चूहे की तरह इस रास्ते पर घेरे जा चुके हो। मेरे ब्रस्ट और आवाज के जवाब में बाहर से अव्वल खान ने भी गोलियां बरसाई। मैंने अपना ऑपरेशन आन कर दिया। इस मकाम पर पहुंचने के बाद किसी एहतियात की जरूरत बाकी नहीं रही थी। तुम कुत्ते का बच्चे, इस तरफ से अंग्रेजी में झलाई हुई आवाज गूंजी। इस बार मुझे आवाज पहचानने में कोई शक शुबा नहीं हुआ। आखिरकार रास अलमेडा हमारे दाम में आ ही गया था। दाहिनी तरफ की राहदारी से नकासी के एक रुख पर मैं अपनी राइफल के साथ था। बाहर अव्वल खान इसके बारूदी इस्तकबाल के लिए तैयार था। मैंने अपने ऑपरेटर्स का बटन दबाकर रास अलमेडा को सुनाने के लिए अंग्रेजी में कहा, D for A, कुत्ते का बच्चा घेरा जा चुका है। वो अंदर भागा तो मैं इसे भून दूंगा। तुम दरवाजे पर निगाह रखो। अव्वल खान ने खुशी के आलम में इतना लंबा ब्रस्ट फायर किया
तो वो राहदारी बारूद के धुएं से भरने लगी और रास अलमेडा पर खांसी का दौरा पड़ गया। फायरिंग बंद करो, वो बुरी तरह खांसते हुए चीखा। मैंने हथियार डाल दिए, दोनों हाथ उठाकर खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल आओ, मैंने उसे हुक्म दिया। ये कहते हुए मैंने ऑपरेटर्स का बटन भी दबा दिया था ताकि अव्वल खान सूरत हाल से गाफिल न रहे। बाहर वाला दीवाना बार फायरिंग करता है, वो मुझे छलनी कर देगा। रास अलमेडा की आवाज पर खौफ गालिब आ गया था। वो कुछ नहीं कहेगा, बाहर निकलो युसन्नाफे कन। मेरे असाब चट करने लगे। ये बाहर आ गया है और मैं निशाने पर है। मुझे अपने ऑपरेटर्स पर अव्वल खान का पैगाम मिला। मैंने राइफल थाम कर अपने समत वाली कुशादा राहदारी में दौड़ लगा दी। वहां इस वक्त भी जले हुए बारूद की तेज बू फैली हुई थी। मैं बारूदी धुएं से भरी हुई राहदारी तय करके उस मकान के अक्कम में खुली फिजा में बाहर निकला तो तारों भरे आसमान की पुरस्कार छांव में वहां वो मंजर मेरा मुंतजिर था जिसकी हसरत एक मुद्दत से मेरे दिल में परवान चढ़ रही थी। आते के इस हिस्से में घोर अंधेरे का राज था, लेकिन तारों की मध्यम रोशनी में वो मंजर बहुत वाज़ेह था। अव्वल खान के हाथ में उसकी भयानक राइफल दबी हुई थी और इस राइफल की नाल इस कद आवर जसीम हेवले की तरफ उठी हुई थी जिसके बदन पर गहरे रंग के नीकर और आदि आस्तीनों वाले सफेद बुनियान के सिवा कुछ नहीं था। इसने अपने दोनों हाथ सर से ऊपर उठाए थे। थोड़ी देर पहले सुनाई देने वाले बम के धमाके से पैदा होने वाला गुबार और धुएं का बादल बैठ चुका था। इस वक्त सकून और सन्नाटे में रास अलमेडा को अपनी राइफल की जद पर लेते हुए ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि चंद सानियों पहले वो मकान लर्जा खेज फायरिंग और धमाकों के शोर से लर्ज रहा था। मैं पस्ता कामत था, न अव्वल खान मुनहनी शख्स का मालिक था, लेकिन इस वक्त रास अलमेडा अपने 6.25 फुट के कद के साथ हमारे सामने एक देव पैकर इफरीत नजर आ रहा था।